हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देवापीयू टेक्निकल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हम अपने पैसे को, जो कोई भी पुअर फैमिली से रिलेटेड हो, चाहे वो मीडियम फैमिली से रिलेटेड हो या कोई भी व्यक्ति हो जो भी सेविंग करता है, तो वो अपने पैसे को जो है वो किस फील्ड में इन्वेस्ट कर सकता है। ऐसे कौन कौन से सेक्टर हैं जिनमें जो है एक व्यक्ति अपने पैसे को, जो उसकी सेविंग है, जो उसके पास एक्स्ट्रा फंड है, उसको जो है वो इन्वेस्ट करे और वहाँ से जो है अच्छा रिटर्न ले सके। तो अब आज की वीडियो में हम उन्हीं विभिन्न सेक्टरों की बात करेंगे। हम देखेंगे किस सेक्टर में जो है इन्वेस्टमेंट करने से हमें कितना प्रॉफिट होता है और किस क्षेत्र में यदि हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमें किस क्षेत्र में ज़्यादा रिस्क है, और उससे रिस्क से संबंधित भी हम बात करेंगे, रिटर्न की भी हम बात करेंगे, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी की बात करेंगे कि इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजी हमारी क्या रहनी चाहिए। और उससे पहले जो है मैं कुछ टर्म लिखे हैं, यानी कुछ शब्द हैं, इन पर बात कर लेते हैं। वीडियो के मेन टॉपिक पर आने से पहले इनका समझना बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले लिखा है मैंने सेविंग। सेविंग से अभिप्राय ये है कि आप, तो जैसे महीने में किसी व्यक्ति ने 10,000 रुपये कमाए, तो कोई व्यक्ति 2,000 बचा सकता है, कोई आदमी 1,000 रुपये बचा सकता है, किसी की बचत ही नहीं होती। तो हर व्यक्ति की जो इनकम है वो अलग अलग है। किसी की 2 लाख पर मंथ इनकम है, किसी की 1 लाख पर मंथ इनकम है। तो ये जो है ये इनकम तो वेरिएशन रहता ही है। तो अब हम उस मुद्दे पर आते हैं कि यदि मान लिया एक व्यक्ति की, एक नॉर्मल इंसान की जो है, उसकी इनकम यदि 20,000 रुपये है, तो आप मान लीजिए कि वो हर मंथ जो है वो 5,000 रुपये की सेविंग करता है। तो इस 5,000 रुपये को वो कहाँ इन्वेस्टमेंट करे जिससे कि जो है उसे एक अच्छा रिटर्न जो है वो मिल सके। और इससे जो है इसके विभिन्न सेक्टर हैं, उन सेक्टर पर जाने से पहले हम देखेंगे इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन की से अभिप्राय है कि जो महंगाई है वो कितनी स्पीड से बढ़ती है। आप सपोज करिए कि महंगाई जो है वो 9% है, यानी कि आपको जो रिटर्न मिलना है वो 9% से ज़्यादा होना चाहिए। यदि सपोज करिए कि यदि आपके पास जो है 1 लाख रुपए है, तो यदि आप इस 1 लाख रुपए को कहीं भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपका जो रिटर्न है वो 1,09,000 रुपये से ज़्यादा का होना चाहिए। तब जो है आपको जो इन्वेस्टमेंट है वो जो है इन्फ्लेशन के प्रभाव से मुक्त रहेगा, अदरवाइज उसके ऊपर जो है इन्फ्लेशन का प्रभाव रहेगा। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे अब से 5-6 साल पहले जो है पेट्रोल का दाम 60 रुपये या 70 रुपये था। आज की डेट में वही दाम 100 रुपये चल रहा है। तो उससे क्या हुआ, जो लगभग 30 या 40 रुपये जो पेट्रोल के दाम पे बढ़े, वो कहीं ना कहीं आपकी जो पहले सेविंग थी उसमें से ही कहीं ना कहीं वो कट के जो है इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं, यानी कि उसका जो खर्चा हो रहा है वो आपकी सेविंग से ही हो रहा है। तो उस लिहाज से देखें, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे आप यदि हम खाने के तेल की बात करें, तो अब से 4-5 साल पहले खाने के तेल के दाम 80 से 90 रुपये पर केजी थे। आज की डेट में वो डबल हो चुके हैं। तो उसी लिहाज से यदि हम देखें और भी देखें, जैसे हम सोने की बात करें, तो अब से लगभग 7-8 साल पहले सोने का भाव जो है वो लगभग 25,000 रुपये तोला था, और आज की डेट में उसका दाम जो है 50,000 रुपये प्रति 10 ग्राम या तोला हो चुका है। तो उस लिहाज से देखें तो इनके जो दाम है वो इन्फ्लेशन के कारण, महंगाई के काम जो है वो बढ़ चुके हैं। तो हमें जो है, जो भी हमारी स्ट्रेटजी है वो जो है इस तरह से होनी चाहिए कि जो हमारे पास जो सेविंग फंड है, यानी जो हम सेविंग कर रहे हैं, यदि हम उसको कहीं इन्वेस्ट करें तो उस पर जो है हमें महंगाई से ज़्यादा का रिटर्न मिलना चाहिए, तभी हम जो है सफल है। अदरवाइज जो है जो हमारी सेविंग का महंगाई बढ़ जाएगी, जो हमारे पास जो पैसा हमारे अकाउंट में पड़ा रहेगा या जो हम अपने घर पर रखेंगे, उसमें से धीरे धीरे जो है वो खर्चा होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके 2 फैक्टर हैं। वन फैक्टर ये है कि यदि आपकी जो इनकम है, यदि आपकी इनकम नहीं बढ़ती है, इनकेस मतलब बहुत कम बढ़ती है, इन्फ्लेशन के प्रभाव से कम बढ़ती है, तो भी आपका जो सेविंग है उसमें से खर्च होगा, या फिर आपकी जो सेविंग है उसको जहां आपने इन्वेस्टमेंट किया वो बढ़नी चाहिए। तभी आप जो है इस इन्फ्लेशन का जो प्रभाव है उससे मुक्त हो सकते हैं, और आपकी जो सेविंग है या आपके पास जो रिजर्व फंड है उससे जो है पैसा वहाँ से नहीं निकलेगा। अब हम आते हैं, अब हम इन्फ्लेशन को आगे और देख लेते हैं। इन्फ्लेशन से जो है ये है कि इन्फ्लेशन कभी भी कम नहीं हो सकता। महंगाई जो बढ़ चुकी है उससे कभी कम नहीं होगी, और महंगाई हमेशा जो है आने वाले समय में बढ़ती ही जाएगी। तो उस लिहाज से देखें तो हमें जो है एक ऐसी अपनी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए जिससे कि हम जो है आगे जो है अच्छा जो है रिटर्न ले सकें, और जो हमारे खर्चे हैं उनको हम जो है रिकवर कर सकें। अब हम आते हैं इन्वेस्टमेंट पे। इन्वेस्टमेंट की यदि हम बात करें, हमें वही अपने पैसे को ऐसी जगह इन्वेस्ट करना चाहिए कि हमें जो है ये जो रिटर्न है ना ये हाई होना चाहिए, ये रिटर्न हाई होना चाहिए, और जो इन्वेस्टमेंट है वो की स्ट्रेटजी हमारी सही होनी चाहिए। देखिए इसमें कुछ चीज़ें हैं, जैसे आप जो है लो रिस्क में भी रिटर्न वाले में आप जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, फिर जो है मीडियम रिस्क वाले में कर सकते हैं, फिर जो है वो हाई रिस्क वाले में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये जो है जिस हिसाब से आप जो है इन्वेस्टमेंट करेंगे उस हिसाब से आपका रिटर्न होगा। जिसमें जितना ज़्यादा रिस्क होगा उतना ज़्यादा उसमें रिटर्न की संभावना।
अब हम आते हैं कि हम किन किन क्षेत्रों में जो है अपने फ़ंड को इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो अब हम आ गए हैं अपने विभिन्न सेक्टरों पे जिनमें जो है एक कोई भी जो व्यक्ति है वो इन्वेस्टमेंट करता है, और हमेशा जो है यही ऐसे सेक्टर हैं जिनमें कहीं ना कहीं किसी हर व्यक्ति का जो है इन्वेस्टमेंट होता है। तो यदि हम बात करें, सबसे पहले हम देखें बैंकिंग सेक्टर की। बैंकिंग सेक्टर में ये 4 ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें से सबसे पहले आदमी का एक अकाउंट होता है। उसमें मोस्टली जो है लोगों के, जो आम आदमी है उसका सेविंग अकाउंट होता है, और जो बिजनेसमैन आदमी है उसका जो है वो करंट अकाउंट होता है। तो करंट अकाउंट की तो आप बात छोड़ दीजिए, तो मोस्टली व्यक्ति जो है वो सेविंग अकाउंट में अपने फंड को जो है वो रखते हैं कि हाँ भाई यहाँ से जो है ये, यानी कि ये समझ लीजिए कि जैसे आदमी की जरूरत पड़ेगी वो निकाल लेगा और उसी हिसाब से जो है सेविंग अकाउंट में पैसा रखते हैं। यदि हम सेविंग अकाउंट से इन्फ्लेशन की तुलना करें तो यहाँ पे सेविंग अकाउंट में आपको जो है मोस्टली 4% के आसपास जो है आपको रिटर्न मिलता है। यानी कि अगर महंगाई जो है वो 9% है तो यहाँ से आपको रिटर्न मिलेगा 4%। तो उस हिसाब से यहाँ पे लॉन्ग टर्म में पैसे को इन्वेस्टमेंट करके रखना, यानी कि यहाँ पे जमा करके रखना कोई ज़्यादा फायदे की बात नहीं है। हाँ, ये है कि आम खर्चों के लिए आदमी को यहाँ पे पैसा रखना पड़ता है। फिर आते हैं हम एफडी पे। एफडी में क्या होता है कि लगभग जो है वो 7 से 7.5% के आसपास जो है आपको यहाँ से रिटर्न मिलता है। क्योंकि ये वेरी करता है, क्योंकि इसकी जो है रेपो रेट के अनुसार जो है इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो वेरी करता रहता है, बढ़ता करता रहता है। ऐसे ही सेविंग अकाउंट का भी। अब आते हैं हम, यानी कि यहाँ भी इन्फ्लेशन का जो प्रभाव है वो 9% तक यदि आपने माना, कभी वो 10 भी हो सकता है, ये तो एक आंकड़ा है। तो उस हिसाब से यहाँ भी इसका जो है कोई ज़्यादा वो नहीं है। लेकिन मोस्टली लोग जो है वो अपने पैसे को, लमसम पैसे को एफडी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो अच्छी बात है क्योंकि वहाँ पर कोई रिस्क भी नहीं है। नेक्स्ट आते हैं आरडी। कुछ लोग जो है वो मंथली जो है अपना या क्वार्टरली जैसे भी उनकी इच्छा रहती है वो यहाँ पे जो है धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करते हैं और इंस्टॉलमेंट में, और उसके बाद जो है यहाँ पे भी यदि हम देखें तो यहाँ भी 7 से 7.5% के आसपास भी आपको जो है वो रिटर्न मिलता है। ये भी अच्छा एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। नेक्स्ट आते हैं पीपीएफ। यहाँ पे जो लोग गवर्नमेंट जॉब करते हैं या फिर इनकम टैक्स में ज़्यादा बचत करना चाहते हैं, और एक तरह से यहाँ पर भी काफ़ी प्रॉफिट जो है वो होता है, और यहाँ पर लगभग 8% के आसपास जो है आपको रिटर्न मिलता है। ये भी एक अच्छा ऑप्शन है पीपीएफ में। प्लस यहाँ पे जो कंडीशन है वो 3 साल 5 साल वाली रहती है लगभग, कि आपका जो पैसा है वो इतने साल से पहले जो है वो नहीं निकलेगा। 3 साल से पहले जो आपने सेविंग के लिए, यानी कि जो टैक्स से सेविंग के लिए जो आपने इन्वेस्ट किया है। नेक्स्ट आते हैं एलआईसी और इंश्योरेंस सेक्टर। यहाँ पे भी आपको 4 से 4.5% से ज़्यादा का आप यहाँ से अपेक्षा नहीं कर सकते। यहाँ पे भी लगभग इतने प्रतिशत ही आपको जो है रिटर्न मिलता है। लेकिन एलआईसी की अपनी जो है एक अलग अहमियत है। ये इसलिए कि जो पुअर फैमिली से रिलेटेड होता है, इन केस कोई मिस हैपनिंग हो जाती है तो वहाँ से उसको एक लमसम अमाउंट जो है वो मिल सकता है, जिससे कि उसकी जो फैमिली की जो समस्याएं हैं कुछ हद तक जो है वो कम हो सके और वो जो व्यक्ति है उसकी फाइनेंशियली सपोर्ट हो सके। तो ये सेक्टर भी अच्छा है, लेकिन इसमें जो है एक ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना जो है वो उतना कारगर नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रिटर्न काफ़ी कम है और इसका अपना ही एक अलग महत्व है। नेक्स्ट आते हैं हम गोल्ड और ज्वेलरी। यदि हम गोल्ड और ज्वेलरी की बात करें, जैसे मैंने पहले बताया था कि यहाँ पे जो है वो काफ़ी ग्रोथ है। ग्रोथ इसलिए है कि जैसे अब से 5-7 साल पहले जो गोल्ड का प्राइस था 25 से 30 हज़ार रुपये था, आज की डेट में वो 50 हज़ार रुपये हो चुका है। तो उस वजह से देखें तो यहाँ पे जो है काफ़ी ग्रोथ है इस क्षेत्र में, और यहाँ पे जो प्राइस है वो काफ़ी जो है वो बढ़ने की पूरी संभावना है। लेकिन इस क्षेत्र में भी हर व्यक्ति जो है वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता उसका, यानी कि गोल्ड और ज्वेलरी में भी वही लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जिनके पास जो है एक लमसम अमाउंट होता है, तो कि वो जो है खरीद के जो है ज्वेलरी बना सके या गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सके। नेक्स्ट आते हैं हम रियल एस्टेट। रियल एस्टेट की यदि हम बात करें तो इसमें रियल एस्टेट में साथ में आ जाती है वो लैंड, और लैंड भी 2 तरह की रहती है। एक रहती है अर्बन लैंड, यानी जैसे जो है शहरों के अंदर जो है प्लाटिंग वगैरह होती है वहाँ पे मकान बनाने के लिए, और एक होती है एग्रीकल्चर लैंड। तो जो एग्रीकल्चर लैंड है यदि हम उसकी बात करें तो उसमें जो है उसका अपना एक अलग से महत्व है। उसका कारण ये है कि उस पर जो ग्रोथ है पैसे की वो उतनी स्पीड से नहीं बढ़ती। यानी कि अगर हम देखें तो पिछले 5 से 7 साल में जो एग्रीकल्चर लैंड है उस पर यदि हम पर बीघा की बात करें तो उस पर 1 से 1.5 लाख रुपये पर बीघा बढ़े हैं। कुछ क्षेत्रों में ज़्यादा इसलिए बढ़ गए कि वहाँ पर कुछ ज़्यादा डेवलपमेंट होगा, या कहीं से हाईवे निकल गया, या वहाँ पर कहीं फैक्ट्री बन गई, तो उस हिसाब से हो सकता है कि वहाँ पर जो ज़मीन के जाम जो है वो एक लिमिट से ज़्यादा ग्रोथ कर गए हों, प्राइस वहाँ पर इंक्रीज हो गए हों। लेकिन जो नॉर्मली यदि हम देखें तो 1 से 1.5 लाख रुपये पर बीघा ही जो एग्रीकल्चर लैंड उसमें बढ़े हैं। यदि हम बात करें अर्बन लैंड की, जहाँ पे प्लॉटिंग वगैरह होती है, तो जहाँ पे जनसंख्या जो है वो
शहरों में बढ़ती चली जाती है, तो वहाँ पे कॉलोनियाँ कटती जाती है, तो वहाँ पे काफ़ी जो है इन्वेस्टमेंट हो सकता है और वहाँ पे आप जो है सस्ते में कोई भी जो है लैंड खरीद के उसको फिर महंगे में, जैसे ही कुछ समय बाद जो है वहाँ पे प्लाटिंग वगैरह होती है, तो आप वहाँ से एक अच्छा जो है रिटर्न ले सकते हैं। ऐसे ही रियल एस्टेट में भी वही है कि आप जो है बड़े बड़ा मतलब जो है मकान बना के जो है वहाँ से रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करके जो एक अच्छा खासा प्रॉफिट ले सकते हैं। बट इस सेक्टर में एक सबसे बड़ी समस्या है कि इसके लिए आपको मिनिमम जो है 15-20 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट के लिए चाहिए, जो कि हर व्यक्ति के जो है वो अक्षमता नहीं है। तो उस लिहाज से जो है ये कुछ ही लोगों के लिए जो है वो बेनिफिशियल है और कुछ ही लोग इसमें इन्वेस्टमेंट कर पाते हैं। नेक्स्ट आते हैं म्यूचुअल फंड। यदि हम म्यूचुअल फंड की बात करें तो ये प्रेजेंट टाइम में ये बहुत ही अच्छा सेक्टर है और इसमें काफ़ी ग्रोथ भी है। और इसमें जो है एक पुअर फैमिली का व्यक्ति भी या मिडिल फैमिली का व्यक्ति भी जो है इसमें इन्वेस्टमेंट करके एक अच्छा लमसम अमाउंट जो है वो 15 से 20 साल में, यानी लॉन्ग टर्म में यदि आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप जो इसमें एक अच्छा अमाउंट कई लाख रुपए, यानी कि यदि आप 1000 रुपये भी इन्वेस्ट करते हैं 20 साल के लिए, लगभग आपको, यदि आप मिड रिस्क फंड में भी आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको लगभग जो है 30 से 40 लाख रुपए जो है वो आराम से प्राप्त हो सकते हैं। तो इसकी यदि हम ग्रोथ की बात करें तो इसमें जो है आपको 15 से 20% की ग्रोथ जो है आपको मिल सकती है। और ये जो सेक्टर है ऊपर लैंड वाला, इसकी कोई लिमिट नहीं है, यहाँ पे आपको 50% की ग्रोथ मिल सकती है। ये डिपेंड करता है समय के ऊपर, यहाँ पे 20% भी मिल सकती है। ये भी ऐसा ही सेक्टर, और ये सेक्टर भी काफ़ी अच्छा है। ये 30 से 40% की ग्रोथ वाला सेक्टर है, गोल्ड वाला भी। म्यूचुअल फंड की यदि हम बात करें, यहाँ से 15 से 20% की ग्रोथ आपको जो है आसानी से प्राप्त हो सकती है यदि आप मिड कैप फंड में भी इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ पे कोई रिस्क इतना ज़्यादा नहीं है और आप जो है मंथली यदि SIP करेंगे तो भी आपको एक अच्छा लमसम अमाउंट जो है प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं स्टॉक मार्केट। यदि हम स्टॉक मार्केट की बात करें तो ये एक ऐसा सेक्टर है जो कि हर देश की जो है रीढ़ की हड्डी होता है। यहाँ पे जो है हर देश की जो इकोनॉमी है, यहाँ से जो है वो दिखाई पड़ती है कि कितनी ग्रोथ हो रही है इसमें और किस तरह से जो है देश की अर्थव्यवस्था है कितनी स्ट्रॉन्ग है, उससे जो है स्टॉक मार्केट से जो है काफ़ी पता चल जाता है। अब हम स्टॉक मार्केट की यदि हम बात करें तो ये सेक्टर जो है काफ़ी ग्रोथ वाला है, लेकिन इसके लिए आपको जो है वो प्रोफेशनली जो है वो आपको ट्रेडिंग आनी चाहिए। उसके लिए आपको जो है एक अच्छा स्किल जो है सीखना पड़ेगा और फिर उसी हिसाब से आप जो है शेयर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हालांकि यदि हम यहाँ पे ग्रोथ की बात करें तो इस क्षेत्र में काफ़ी ग्रोथ है। यहाँ पे भी आप जो है अगर ठीक ठाक आपकी स्किल है और आप अच्छी जो है ट्रेडिंग करना जानते हैं, यहाँ से आप 25 से 30% हो सकता है कि 50% तक का प्रॉफिट आप यहाँ से ले सकते हैं। यदि स्टॉक मार्केट की बात करें तो जो बैंकिंग सेक्टर है, ये वाला जो सेक्टर है, यहाँ का जो पैसा है वो स्टॉक मार्केट में जो है कुछ तो बैंक जो है वो लोगों को लोन दे देता है, बाकी जो बैंक के पास पैसा बचता है वो उसको स्टॉक मार्केट में जो है इन्वेस्टमेंट कर सकता है। क्योंकि बैंक के जो है अपनी पॉलिसी रहती है, कुछ पैसे वो लोगों को प्रतिदिन के लेन देन के लिए रखता है, कुछ जो है इन्वेस्ट कर देता है और कुछ जो है लोगों को लोन देता है। तो उस हिसाब से बैंकिंग सेक्टर में जितना पैसा जाता है उसमें से जो है कुछ पैसा जो वो स्टॉक मार्केट में आता है। यदि हम LIC इंश्योरेंस सेक्टर की बात करें तो यहाँ से भी जो पैसा है वो स्टॉक मार्केट में आके इन्वेस्ट होता है, क्योंकि ये अपने घर से तो देने वाले नहीं है, ये कहीं ना कहीं उसको इन्वेस्टमेंट करेंगे। यदि म्यूचुअल फंड की बात करें तो म्यूचुअल फंड वाले भी यही करते हैं, ये जो है स्टॉक मार्केट में ही जो है अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। बस अंतर यह है कि इनके पास जो एक फंड मैनेजर होता है और ये उसी हिसाब से जो है मैनेज करते हैं और डिफरेंट टाइप या जो है उसको अपने जो इनका जो म्यूचुअल फंड वाला का जो पोर्टफोलियो रहता है उसको जो है डाइवर्सिफाई करके रखते हैं, जिससे कि जो है रिस्क जो है वो यदि मार्केट डाउन भी जाती है अब जाए तो उसके प्रभाव को जो है एक तरह से रिकवर किया जा सकते। तो यानी कि काफ़ी जो सेक्टर हैं, चाहे वो इंश्योरेंस सेक्टर हो, बैंकिंग सेक्टर हो, म्यूचुअल फंड हो, इंश्योरेंस सेक्टर हो, इनका जो पैसा है वो आके स्टॉक मार्केट में ही लगता है और बाकी जो ट्रेडिंग करने वाले लोग हैं वो तो इसमें इन्वेस्टमेंट करते ही हैं। तो उस लिहाज से देखें तो स्टॉक मार्केट जो है काफ़ी ग्रोथ वाला सेक्टर है, लेकिन यहाँ पे जो है आपको स्किल सीखना पड़ेगा, तब यहाँ से आप अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्रिप्टो करेंसी मार्केट। ये एक उभरता हुआ मार्केट है और इसमें जो है यदि वोलेटिलिटी की बात करें तो इसमें काफ़ी वोलेटिलिटी है। उस लिहाज से देखें तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना जो है थोड़ा रिस्की है। रिस्की इसलिए है कि इस मार्केट का भी जो है ये अभी अपनी इनिशियल स्टेज में है और अभी इस मार्केट के ऊपर जो है लोगों का ट्रस्ट नहीं है, प्लस जो है अभी ये रेगुलेटेड भी पूरी तरह से नहीं है। तो उस लिहाज से देखें तो इसमें जो है अभी इन्वेस्टमेंट करना जो है वो थोड़ा सा रिस्क है और आप जो है इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की कभी जो है प्रयास भी ना करें, क्योंकि यहाँ पे और कहा भी यही जाता है कि क्रिप्टो मार्केट में आप उतना इन्वेस्टमेंट करें कि यदि आपका पैसा जो है वो डूब जाए तो आपको कोई दुख भी ना हो। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि क्रिप्टो मार्केट अभी इनिशियल स्टेज में है, धीरे धीरे जो है ये जैसे जैसे रेगुलेट होता जाएगा तो इसमें जो है ग्रोथ बढ़ती जाएगी। तो आप जो है इसके लिए भी आपको जो है थोड़ा स्किल सीखना पड़ेगा। जब आप ट्रेडिंग का स्किल सीख जाएंगे तब यहाँ से आप अच्छा प्रॉफिट जो है वो गेन कर सकते हैं। तो इस तरह से यदि हम देखें ओवरऑल यदि हम देखें तो जो 3 सेक्टर हैं, गोल्ड, रियल एस्टेट और म्यूचुअल फंड, ये 3 ऐसे सेक्टर हैं जहाँ पे जो है इन्फ्लेशन के प्रभाव को जो है
उससे यानी कि इन्फ्लेशन के प्रभाव को कम किया जा सकता है और जो ग्रोथ है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। और आप जो एक छोटे अमाउंट से भी जो यदि यहाँ से इन्वेस्टमेंट करना चाहें स्पेशली म्यूचुअल फंड में, तो आप यहाँ से अच्छा प्रॉफिट जो है वो गेन कर सकते हैं। रियल एस्टेट और गोल्ड भी अच्छा सेक्टर, लेकिन इसके लिए आपके पास जो है थोड़ा लमसम अमाउंट जो है वो ज़्यादा होना चाहिए। स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इसमें जो है आपको थोड़ा स्किल की जरूरत है। और क्रिप्टो मार्केट रिस्की है, यहाँ पे भी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, बट थोड़ा सा यहाँ पे आपको अलर्ट रहने की जरूरत है। तो यदि ओवरऑल में देखूँ तो देखिए, आप जो है किसी भी फील्ड में इन्वेस्टमेंट करें, आपकी जो स्टडी है वो मैक्सिमम लाभ लेना ही है। तो आप इन जितने भी मैंने ये 10 सेक्टर लिखे हैं, इनमें से किसी भी सेक्टर में जो है आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन ये आपकी अपनी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, आपका रिस्क होना चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट आपका है तो रिस्क भी आपका ही होगा। तो उस लिहाज से देखें तो आप जो है इनमें से किसी भी सेक्टर में जो है इन्वेस्टमेंट की अपनी पॉलिसी बना सकते हैं। ये हर व्यक्ति की अपनी पॉलिसी रहती है कि उसके पास कितना फंड है, वो कितना इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकता है, कितना वो रिस्क ले सकता है। तो उस हिसाब से जो है आप अपनी स्ट्रेटजी बनाएं और अपना जो इन्वेस्टमेंट है करें, और फिर आपको जो है एक अच्छा रिटर्न जो है इन फ्यूचर प्राप्त अवश्य होगा। हाँ, ये है कि यदि आपको जो है रिस्क फ्री करना है तो ये 4 सेक्टर हैं जिनमें कोई रिस्क ही नहीं है। फिर इधर के जो 3 सेक्टर है इनमें काफ़ी ग्रोथ है, इनमें भी रिस्क बहुत ही कम है। फिर नीचे के 2 सेक्टर हैं, इनमें जितनी रिस्क है उतना हाई रिटर्न भी है। तो ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या स्ट्रेटजी से जो है इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो दोस्तों, यदि आज की वीडियो जो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, दोस्तों को शेयर करें, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।